हमारा एक रैपिड फायर राउंड है। मैं वहाँ पे आपको दो, आप यहीं पे बैठे रहें, मैं दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और एक तस्वीर आप उसमें से चूज करिएगा। एक सवाल होगा और रैपिड फायर, उसके बाद मैं जयशंकर जी के पास आऊँगा। मैं चाहूँगा ज़रा ज़ोरदार तालियां हो पहले हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। आपको एक तस्वीर चूज करनी है, ज़रा प्ले करिए। हमारा पहला सवाल क्या है, दिखाइए ज़रा। बेहतर राजनेता कौन, राजीव गांधी या राहुल गांधी? मैं इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने में यकीन नहीं रखता और इंडिविजुअल्स पर अपनी उम्मीदें पिन नहीं करता। ठीक ठीक, अगला दिखाइए जरा। राम मंदिर आंदोलन में योगदान का क्रम की हम बात कर रहे हैं। आडवाणी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं, मोदी जी हैं, आपकी पर्सनल राय? ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो आदमी जिसने अपनी जान, जिसको कुछ नहीं मिलना था, जिसने अपनी जान दी है, आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप उस दौर के गवाह रहे, साक्षी रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो मुझे तो वो उस दौर में वो लोग भी याद हैं जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ठीक, वो भी याद है। ठीक, आइए अगला जवाब जरा दिखाइए जरा। अगला सवाल हमारा, संविधान में सर्वोपरि क्या है, धर्मघन या संविधान? मेरा मानना है कि हमारा संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको प्रत्यारोपित कर दिया गया है। ये संविधान बुनियादी तौर पे, आप संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उन पर नजर डालिए, उसमें एक बड़ी तादाद उनकी थी जो भारतीय परंपराओं में, भारतीय आदर्शों में, भारतीय मूल्यों में, भारतीय परंपराओं में उनका गहरा विश्वास था। ये बड़ा भ्रम पैदा हुआ है सेकुलरिज्म की वजह से कि जैसे हमने ये आयातित की हैं चीज़ें। नहीं, सेकुलरिज्म तो यूरोप में आया है, इसका इतिहास 150 साल पुराना भी नहीं। भारत ने अपनी सभ्यता की यात्रा शुरू की है इस उद्घोष के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब इसके साथ शुरू की है कि हर किसी के अंदर हमने व्यवहारिक तौर पे गड़बड़ियां की, मैं स्वीकार करता हूं, और उसी का हमें कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन हमने तो उद्घोषणा की है, शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने जो 4 मठ बनाए, उनको 4 महावाक्य दिए चारों वेदों से। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, जिसमें सबका जोर यह है हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है। और अगर, जैसा मैंने पहले कहा, अगर मैं एक बार इस बात को ठीक से समझ लूं, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, कभी संभव नहीं है कि मैं उसके पैर पे पैर रखने की चेष्टा करूंगा। मेरा अगला सवाल दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, आदर्श भारत की कल्पना क्या है, हिंदू राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र? सर, मैं आपको मैं हैरत में रह गया जब मैंने पढ़ा। तो मैं आपको एक श्लोक बताता हूं। पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिषु संरक्षेत समयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। मध्य प्रदेश से छपने वाले जुडिशियल जर्नल में, जो हाईकोर्ट छापता है, उसमें कहा गया है कि ये, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा कि सामवेद से है या ऋग्वेद से है। अब इसका अर्थ जान लीजिए, उसके बाद। अब ये तो हिंदू, मतलब एक आम तौर से तो यही माना जाएगा ना कि ये हिंदू ग्रंथ है। वो अपने आप को नहीं कहते, हिंदू नाम ही बात को आया है, सनातन ग्रंथ है ये, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका अर्थ क्या है? पाषंड उनको कहते थे जो वेदों का इनकार करते, वेदों को अस्वीकार करते हैं। नैगम जो वेदों को मानते हैं, या कोई भी हो, राजा का ये धर्म है कि वो सबको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सेकुलरिज्म, इससे बड़ा सेकुलरिज्म और क्या होगा? ये तो वेद की ऋचा है। और इसी साल के, पिछले साल के, मैं हैरत में रह गया जब मैंने ये पढ़ा। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जो जर्नल है, एनुअल वो छापते हैं, उसमें ये श्लोक कोट किया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले इसके लिए।
हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। विश्व शांति के लिए खतरा कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन? अभी आप जिक्र कर रहे थे। मेरा मानना है कि शांति के लिए खतरा कोई भी वो मानसिकता है जो मेरे तेरे का भाव बोती। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। मैं जजमेंट में नहीं बैठना चाहता किसी के बारे में, लेकिन जो भी कोई ये कहे मैं सुपीरियर हूं, चाहे मैं वंश के आधार पर सुपीरियर हूं, चाहे मैं आस्था के एतबार से सुपीरियर हूं, वो वहां से खतरा पैदा होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल और दिखाइए जरा यहां पर। बेहतर प्रधानमंत्रियों का क्रम अगर आप बताना चाहें। मैं इसलिए नहीं बताना चाहूंगा कि मैं समझता हूं, मानता हूं, पूरी तरह मानता हूं इस बात को, कंपैरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कोई दो व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते। कंपैरिजन होता है उनके बीच में जो एक प्रकार के हों। अगर एक प्रकार के नहीं है, हर किसी की प्रकृति अलग है, तो हमें उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और उसमें एक खतरा और है जो हमें भारतीय दृष्टिकोण से हमसे कहा गया है कि जजमेंटल बनने की कोशिश मत करिए। आपने चारों के साथ काम किया है, आपका सबसे अच्छा अनुभव किसके साथ रहा? मेरा अनुभव किसी के साथ भी खराब नहीं रहा। ठीक 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 है। हमारे एडिटर जयशंकर जी हैं। जयशंकर जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं अंशुमान जी की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो आज के राम भक्त हैं, राम को प्रतिशोध के प्रतीक के स्वरूप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि जो जमींदार होते थे उनके यहाँ से होली शुरू होती थी, उन्हीं के यहाँ ख़त्म होती थी। लेकिन आज की तारीख में उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बगल के हरियाणा में, जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान का जुलूस निकलता है, तो दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल है वहाँ जा कर के गाली गलौज और इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी में होती है। पहले तो नहीं होता था। पहले भी राम हम लोग के आराध्य थे, आस्था के प्रतीक थे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि एक सुनियोजित राजनीति के तहत देश की माइनॉरिटी, जो खास तौर से मुसलमानों को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। आज संसद के दोनों सदनों में एक भी सत्तारूढ़ दल के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। मंत्री होने की बात ही नहीं। विधानसभाओं में भी अगर आप देखिए घूम करके, तो उसमें भी मिलेगा आपको कि शायद इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया तो हो गया। अब तो 100 पीस भी रखने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। सत्तारूढ़ राजनीति अब 100 पीस की भी जरूरत नहीं महसूस कर रही है कि चलो मुस्लिम समुदाय से या अल्पसंख्यक समुदाय से हम किसी को ला करके रखें। तो ये राजनीति किस तरफ ले जाएगी? ठीक, मैं देश को एक शायर का एक शेर है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसमें मेरे ख्याल से इसका जवाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या बात है। 1986 में जिस किस्म की राजनीति के बीज बोए गए, दीवार पे लिखा नजर आ रहा था। मुझसे लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो कि तुम इस उम्र में सरकार छोड़ रहे हो। मैं कहता था नहीं, यहां से देश की राजनीति ही बदल जाएगी। ऐसे वैमनस्य के बीज बोए 1986 में। अब आपने एक वक्त तक, फिर उसके बाद ऐसे लोग आए जो और लंबे समय, ये देश बड़ा देश है। मौलाना आजाद ने 1946 में इसे भविष्यवाणी, वो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हम इसे भविष्यवाणी मान सकते हैं। 1946 के इंटरव्यू में, अभी देश बटा नहीं था, लेकिन देश बट जाएगा ये फैसला हो गया था। उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक उर्दू पत्रिका को, चट्टान को। उन्होंने कहा है 1946 में, कह रहे हैं अभी बंटवारा नहीं हुआ, कहा कि मुसलमान लीडरों की कम आएगी के चलते हुए पाकिस्तान में 10 साल के अंदर फौजी शासन स्थापित हो जाएगा। हो गया। हिंदुस्तान के लिए भी उन्होंने कई सारे प्रिडिक्शन किए जो फॉर्चुनेटली पूरे नहीं हुए। लेकिन ये इतना साफ नजर आ रहा था 86 में
लेकिन भारत बहुत बड़ा देश, यहाँ उसका असर आते आते समय लगा, मगर बीज वो बो दिए गए 1986 में, जिसका परिणाम यही होना था। अब मुझे लगता है कि अब हम उस काल से शायद बाहर आ रहे हैं, तो बजाय उसको नकारात्मक रूप से देखने के, उसमें सकारात्मक कैसे किया जा सकता है, इसकी कोशिशें होनी चाहिए।